बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमने जो कि होम्योस्टैसिस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसका जो पार्ट ऑस्मो रेगुलेशन है हमने वो स्टार्ट किया और हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में देखा और उसकी कंडीशंस के बारे में देखा। आज हमने जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, अब हमने देखना है ऑस्मो रेगुलेशन को जो कैटेगराइज किया है ऑन द बेस ऑफ देयर हैबिटेट। जो मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट्स पाए जा रहे हैं, उन एनवायरनमेंट्स के बारे में हमने देखना है कि ऑस्मो रेगुलेशन इनमें किस तरह से होती है। असल में ऑस्मो रेगुलेशन हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा है, ये हमारे पास बैलेंस है बिटवीन साल्ट कंसनट्रेशन एंड फ्लूइड्स और वाटर। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हमारे पास कैसे होता है। तो एनवायरनमेंट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास तीन किस्म के जो हैं वो एनवायरनमेंट्स पाए जा रहे हैं। एक हमारे पास कौन सा है, मैरीन है। दूसरा हमारे पास फ्रेश वाटर है, मैरीन वाटर है, फ्रेश वाटर है। और तीसरा हमारे पास कौन सा है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। तो इन एनवायरनमेंट्स के बारे में हमने डिस्कशन करनी है बारी बारी कि इनमें ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला जो है हमारे पास मैरीन वाटर, हमारे पास क्या है, मैरीन वाटर है। तो बच्चे मैरीन वाटर जो है हम कहते हैं द वाटर प्रेजेंट इनटू द ओशंस आर सीज। ऐसा वाटर जो ओशंस में है, सीज में है, इस वाटर को हम कहते हैं हमारे पास कौन सा है, इट्स ए मैरीन वाटर। तो मैरीन वाटर की अगर बात की जाए तो देखें, मैरीन वाटर है एक टोटल एनवायरनमेंट है। जिस तरह का हमारा लैंड एनवायरनमेंट है, इसी तरह का हमारे पास क्या है, मैरीन एनवायरनमेंट भी है। तो जिस तरह लाइफ जो है लैंड एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है, इसी तरह लाइफ जो है मैरीन वाटर में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है नंबर्स में स्पीशीज और लाइफ जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम ये बात कहते हैं कि देखें, अब वहाँ पे जो लाइफ है वो इनवर्टिब्रेट्स भी होंगे, वहाँ पे वर्टिब्रेट्स भी होंगे। ठीक है, तो हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स जो यहाँ पे ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। क्या मतलब ऑस्मो कन्फर्मर का, यहाँ पे मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर असल में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी कीन पॉइंट पे अपना जो है वो टेम्परेचर या जो वाटर रेगुलेशन है उसको एक पॉइंट पे सेट नहीं रख पाते, तो उनको हम कहते हैं दीज आर ऑस्मो कन्फर्मर। हम कहते हैं कि मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर। ये अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट अपनी जो है स्ट्रेटजी वो भी चेंज करते हैं। जिस तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उसी तरह का इनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी होगा। फिर हम हैग फिशेस की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम वाटर में जो हैग फिशेस हैं, हैग फिशेस की अगर हम बात करें तो हैग फिशेस के बारे में बात की जाती है कि ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर आइसोटोनिक। हैग फिशेस हमारे पास क्या है बच्चे, आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक हमारे पास क्या है कि इनका एनवायरनमेंट सेम एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वैसा ही इंटरनल इनका भी एनवायरनमेंट होगा। फिर हमारे पास एक और है कार्टिलेजिनस फिशेस हैं हमारे पास। कार्टिलेजिनस फिशेस, अब इनमें कार्टिलेजिनस फिशेस की बात जो हो रही है इसमें बच्चे ये बताया जाता है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये क्या करती हैं कि इनमें जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स है वो कम होती है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो ये साल को जो है वो क्या करती हैं, उनको सेव करती हैं, बचाती हैं, कंजर्व करती हैं। तो इसमें हम ये बात कहते हैं कि देखें हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस में इसकी जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसमें इसके पास बच्चे किडनी हैं, गिल्स हैं, इसके अलावा एक स्पेशल ऑर्गन जिसको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं वो भी इसके पास प्रेजेंट है, जो इन साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है मैरीन वाटर में, जो कि हमारे पास क्या है, बोनी फिशेस। इसके अलावा हमारे पास बोनी फिशेस हैं। बोनी फिशेस के बारे में बात ये की जाती है कि ये असल में एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन हैं। इनमें कहा यह जाता है कि एवोल्यूशनरी फिशेस जो हैं ये इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो फ्रेश वाटर फिशेस हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर से माइग्रेट करके क्या हुई हैं,
मैरीन वाटर में आई हैं। तो अब इनके अंदर जो वो ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम था, असल में वो इनके एंसेस्टर वाला है। हम कहते हैं कि इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये हाइपोटोनिक है, और देखिए सीज जो इन्वायरमेंट है, ओशंस हैं, इनमें साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि इनका इंटरनल हाइपोटोनिक है। हम कहते हैं कि इनका, अगर इसकी बात की जाए इनकी बॉनी फिशेस की, तो हम कहते हैं इसका जो इंटरनल है वो क्या है बच्चे, इंटरनल इसका क्या है, हाइपोटोनिक, और एनवायरनमेंट कौन सा है, हाइपोटोनिक। अभी करेगा क्या, अब इसने इसको अडाप्टेशन इसकी क्या है, अगर हम इसकी अडाप्टेशन की बात करें, बॉनी फिशेस की अडाप्टेशन की अडाप्टेशन, तो बच्चे यहाँ पे अडाप्टेशन इसकी क्या है कि ये क्या करेगी, मच ड्रिंकिंग करेगी, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करेगी। ये क्या है, ह्यूज अमाउंट में क्या करना है इसने, ह्यूज अमाउंट में ड्रिंकिंग करेगी। अब इसने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसने ड्रिंकिंग करनी है, और फिर करेगा क्या कि ड्रिंकिंग जितनी ज़्यादा करेगा उतना ही क्या होगा, इसमें अब वो साल्ट्स वगैरह जमा होते जाएंगे, और ये करेगा क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट करेगी। अब इनमें हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, अडाप्टेशन जो है मैरीन जो एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकिंग करेंगे, और उसमें क्या होगा कि अब ड्रिंकिंग किया है इन्होंने और वाटर को कंजर्व करना है। असल में इनका काम क्या है, देखें एनवायरनमेंट जो है वो कौन सा है, कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट है। इन्होंने क्या करना है, उसको सेव करना है, वाटर को बचाना है। वाटर को बचाने के लिए अब क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है उसको ड्रिंकिंग होगी, और जो इनका यूरिन है हम कहते हैं कि कंसंट्रेटेड यूरिन, और एक्सक्रीट क्या करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी ये किसको, कंसंट्रेटेड यूरिन। इनकी जो यूरिनेशन होगी वो कंसंट्रेटेड होगी, उसमें बहुत ज्यादा साल्ट्स वगैरह उनको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, और वाटर को क्या किया जाता है, यहाँ पे सेव कर लिया जाता है। ये मैरीन एनवायरनमेंट और ये उसकी अडाप्टेशंस थी कि किस तरह से वो अपने जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको बैलेंस करती है। तो दूसरी बात हमारे पास कौन सी है, अब हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट जो है हमने उसकी अब बात करनी है कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फ्रेश वाटर हम कहते हैं हमारा जितना भी ये पाए जाने वाला वाटर है, हमारी लेक्स में, रिवर्स में, पाउंड्स में, या टैप वाटर जो भी है, ये सारे का सारा वाटर जो है फ्रेश वाटर है। तो हम कहते हैं फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इनकी हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ द फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट्स। तो हम कहते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे अगर इनको देखा जाए फ्रेश वाटर है तो एनवायरनमेंट में जो साल्ट्स की अमाउंट है वो कम होगी और जो वाटर है वो ज्यादा होगा। तो अब इन्होंने करना क्या है कि बच्चे इन्होंने वाटर को सेव करना है, जो वाटर है उसको एक्सक्रीट करना है और जो साल्ट्स हैं उनको इसने कंजर्व करना है, बचाना है, सेव करना है। तो हम कहते हैं कि इनके पास जिस तरह के पैरामीशियम है, अमीबा है या दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। इस काम के लिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अभी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हमारे पास हैं, ये क्या करते हैं, वाटर को बैलेंस करने के लिए इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का डायग्राम है। ये हमारे पास क्या है, हम इनको कहते हैं रेडिएटिंग कैनाल्स, और ये इसका सेंट्रल रीजन या बॉडी हम जिसे कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से वाटर को कलेक्ट करके सेंट्रल बॉडी की तरफ भेजा जाता है और यहाँ से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये अब इसमें होगा क्या कि ये इनकी अडाप्टेशन की अगर बात की जाए तो इनकी अडाप्टेशन जो है वो उससे डिफरेंट होंगी। हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं और इसमें बहुत सारी हमारे पास फिशेस भी हैं और ये हमारे पास फिशेस वगैरह हैं। तो ये क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी बच्चे, इनकी अडाप्टेशन की अगर बात की जाए तो डाइल्यूटेड यूरिन जो है, हम इसके बारे में अगर बात करें अडाप्टेशन इसकी क्या है कि ये क्या करेंगी, डाइल्यूटेड यूरिन। अब इस डाइल्यूटेड यूरिन से क्या मुराद है
कि जो यूरिनेशन होगी इसमें जो वाटर कंटेंट्स हैं, वाटर कंटेंट्स ज़्यादा होंगे और साल्ट कंटेंट जो है वो कम होंगे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि डाइल्यूटेड यूरिन है, इस यूरिन में वाटर ज़्यादा है, साल्ट कम है। क्या मतलब कि इसने साल्ट को कंजर्व किया है, साल्ट को इसने सेव किया है और बचाया है। फिर हम कहते हैं इसके अलावा एक तो ये था, दूसरा ये वो फूड जो है यूज करेंगे जिनमें क्या होगा, साल्ट कंटेंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है उन्होंने क्या किया, एक तो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस किया और डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि फूड के जरिए भी और अपटेक किया इन्होंने। हम कहते हैं कि फूड के जरिए अपटेक किया, कुछ चले हम यहाँ पे लिख दें कि कुछ जो है फूड के जरिए अपटेक करेंगे, कुछ जो है स्किन के जरिए अपटेक करेंगे, कुछ जो है वो गिल्स के जरिए अपटेक करेंगे। किसको? साल्ट्स को। तो इस तरह से अपनी जो है साल्ट्स और जो वाटर है उसको बैलेंस करेंगी जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो तीसरा एनवायरनमेंट है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, उसके बारे में बात करते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होगा और उसमें अडाप्टेशन जो है वो क्या क्या होंगी। तो अब हमने बात करनी है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो इनका मेजर इशू जो है हम कहते हैं यहाँ पे एवेपोरेशन है, यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है यहाँ पे जो मेजर इशू है वो एवेपोरेशन है, वाटर एवेपोरेट हो रहा है जिससे खतरा किस चीज़ का है, डिहाइड्रेशन का। तो यहाँ पे देखें एवेपोरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, डिहाइड्रेट कर जाएगी बॉडी। तो इस डिहाइड्रेशन को से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हैं इनमें, जिस तरह के हमारे पास कुछ वर्टिब्रेट्स हैं या हमारे पास कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं। तो इन पे क्या है, जिस तरह हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह हैं या हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, तो इनमें वाटर को सेव करने के लिए क्या है, शेल्स पाए जा रहे हैं। इनमें क्या है बेटा, हम कहते हैं कि इसमें क्या है, कवरिंग है। वो कवरिंग कैसी है, हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शेल्स जिनको कहा जाता है। असल में वो क्या है बच्चे, शेल्स हैं। और ये शेल्स क्या करते हैं, इस एवेपोरेशन को से बचाते हैं बॉडी को ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस शेल्स की अगर बात की जाए या प्रोटेक्टिव लेयर की या कवरिंग की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, मोस्टली वैक्सी होते हैं, ये वैक्स पे होते हैं। और दूसरा इनमें क्या है, एक केराटिनाइज्ड सेल भी होते हैं, या तो ये वैक्स के बने होते हैं या क्या होते हैं केराटिनाइज्ड सेल्स, जो डेथ सेल्स है जो हमारे हेयर्स और मोस्टली नेल्स वगैरह में पाई जाती हैं, इन पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो है वाटर लॉस से बचा जा सके, एवेपोरेशन से बचा जा सके, डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली लाइफ है, ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, मोस्ट ऐसी फूड खाते हैं जिनमें मॉइस्ट कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हों। तो ये फूड जो है वो यूज़ करेंगे, फूड कौन सी यूज़ करेंगे, जिनमें मॉइस्ट कंटेंट जो हैं वो ज़्यादा हों, मॉइस्ट कंटेंट्स क्या हों, ज़्यादा हों। मैक्सिमम वाइट जो इसमें मॉइस्ट कंटेंट हैं वो ज़्यादा हों ताकि उनसे भी क्या किया जा सके, वाटर को अटेन किया जा सके। और इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के हमारे पास मेथड हैं, जिस तरह के कैंगरू रैट की अगर बात की जाए, जिस तरह के हमारे पास क्या है, कैंगरू रैट। अच्छा, ये जो कैंगरू रैट है या हमारे पास डेजर्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल हैं, ये जो कैंगरू रैट वगैरह हैं, ये करते क्या हैं कि बहुत ज़्यादा दिन तक इनको अगर वाटर ना मिले तो भी सरवाइव कर जाते हैं विद आउट ड्रिंकिंग। अब उसमें करते क्या हैं कि ये ऐसी फूड खाते हैं, ये क्या करते हैं, सीड्स को खाते हैं। फिर ये जो कैंगरू रैट है, ये डेजर्ट्स में पाए जाने वाला जो हमारे पास कैंगरू रैट है, क्या करता है, कई कई दिन तक अगर इसको वाटर ना मिले तो ये सर्वाइव कर जाता है। वहाँ पे इसका सर्वाइवल का जो पॉइंट है वो कैसे इसमें सर्वाइवल होती है, रैट की हम बात कर रहे हैं कि देखें विदाउट ड्रिंकिंग जो है इसका सर्वाइवल पॉसिबल है। डेजर्ट में करते क्या हैं, फिर
ऐसे सीड्स खाते हैं जिनमें क्या हो मच कंटेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो फिर बाय दी मेटाबॉलिज्म ये वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस तरह से डेजर्ट में टेरेस्ट्रियल जो एनिमल हैं वो विदाउट वाटर जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। और एक हमारे पास कंडीशन है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस हम कहते हैं कि सर्वाइवल विदाउट वाटर। हमारे पास क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिस तरह के डेजर्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं या जो दूसरे ऐसे एनिमल्स जिनको वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो उस लिमिट को, उस कंडीशन को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इट्स एनहाइड्रोबायोसिस। ये क्या है, एनहाइड्रोबायोसिस है। तो ये बच्चे हमने देखा डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे पॉसिबल होती है। थैंक यू वेरी मच।